गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में जो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड की एग्जाम 11-12 फरवरी या जो फरवरी महीने में होनी है उसकी तैयारी करते हुए आप जो सपोर्ट चैप्टर थी उसका आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो में मैं ये जो सिलेबस दी हुई है उसकी थोड़ी चर्चा करते हुए मशीनरी जो पार्ट है सिलेबस का उसके ऊपर के क्वेश्चंस को जो कलेक्ट किया हूं जो विगत एग्जाम में आई हुई है उस पर चर्चा करेंगे। तो आपके जो 4 पार्ट में बटी हुई है सिलेबस, जिसमें से पहला है जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन। तो टोटल ये जो आपकी ब्रांच सब्जेक्ट है उसमें 80 मार्क्स की है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 20 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरह से दूसरी पार्ट जो है मेथड ऑफ वर्किंग है, जिसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के रहेंगे। उसी तरह से तीसरी जो पार्ट है आपके सिलेबस की वो वेंटिलेशन, फायर, एक्सपोजर, इनंडेशन। ये जो पार्ट है ये आपको 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो 4 पार्ट है ये 20 मार्क्स का है, तो इस पर आप समय दीजिए, लेकिन इक्विवेलेंट समय आपको देना होगा। यानी कि वेंटिलेशन के आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, फायर के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सप्लोजन के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इनंडेशन के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप ज्यादा फोकस ऐसा नहीं कि जो है वेंटिलेशन के ऊपर कर दीजिएगा, सभी को इक्वली डिवाइड करते हुए आपको करना होगा। तो ये 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। यहाँ पर जो मशीनरी पार्ट है जो 20 मार्क्स की है, तो मेरे हिसाब से जो शॉर्टेस्ट जो होगी, वैसे मशीनरी भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसमें जो मशीनरी जितने मशीन्स हैं आपके ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइन में उससे रिलेटेड या उसके जहां पर वो चलती है उसके वर्किंग प्लेसेस से रिलेटेड जो आपके प्रश्न आएगी वो 20 मार्क्स की रहेगी। और जो जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन, ये भी एक वास्ट चैप्टर है। चैप्टर के रूप में अगर लिया जाए तो लेजिस्लेशन, जिसमें आपकी कोल माइंस रेगुलेशन के साथ साथ जो माइंस एक्ट है, माइंस रूल है, और जो माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल है या माइंस रेस्क्यू रूल है, इलेक्ट्रिसिटी रूल है, तो उन 6 में से आपको छांट करके पढ़नी होगी। जो आपको स्टैंडर्ड जो ओवर 1 की स्टैंडर्ड की है उसके अनुसार क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो चलिए मैं आपके अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जिसमें मशीनरी जो चैप्टर है उसके जो विगत एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके कलेक्शंस आपको रख रहा हूं, जो आपकी चौथी चैप्टर के रूप में दिखाया गया है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन के सामने की जो आपकी सिलेबस दी हुई है, इसकी जो चौथी पार्ट है उस पर मैं ये ला करके रखा हूं। तो इस कंटेंट को तो आप पढ़ ही लीजिएगा। मैं आगे आता हूं क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रही है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मैं और स्पष्ट विजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूं। तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइसेस इज नॉट यूज्ड इन बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। तो इनमें से कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस है जो कि बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में उपयोग नहीं आती है। ऑप्शन ए कहता है पुल कॉर्ड, ऑप्शन बी कहता है सिग्नलिंग सिस्टम, ऑप्शन सी कहता है ब्रेकिंग सिस्टम, ऑप्शन डी कहता है सीक्वेंशियल ऑपरेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, पुल कॉर्ड जो होती है वो बेल्ट कन्वेयर के पूरी लाइन में बिछी हुई रहती है। जब भी कोई व्यक्ति पार करता है या फिर वो पार करना चाहता है या मेंटेनेंस गैंग को कोई खराबी दिखाई देती है, जो बेल्ट लाइन में मेंटेनेंस करने का काम करते रहते हैं, इंस्पेक्शन करने का काम करते रहते हैं, तो उनको कोई खराबी दिखाई देती है बेल्ट में या बेल्ट की किसी असेंबली के पार्ट में, तो वो पुल कार्ड एक स्विच होती है जिसको घुमा देते हैं तो वो बेल्ट जो है रुक जाती है। और उस अवस्था में यदि जो बेल्ट ऑपरेटर है जो ड्राइव ड्रम के पास रहता है, वहां अगर वो स्विच के द्वारा चालू करना भी चाहेगा तो वो नहीं चालू कर सकता है, क्योंकि वो जो पुल कार्ड सेफ्टी डिवाइसेस है वो पूरी सर्किट के करंट को काट देती है, कट ऑफ कर देती है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो बेल्ट कन्वेयर में लगाई जाती है। दूसरा दिया हुआ है सिग्नलिंग सिस्टम। रेगुलेशन में आपकी कही हुई है कि जब भी जो हॉलेज लेंथ की लंबाई है वो 30 मीटर से अधिक होती है, तो वहां पर जो है आपको सिग्नलिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी है। सिग्नलिंग वायर पूरे होल लेंथ में बिछानी है। तो आप एक इसके साथ रखिए याद कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो 30 मीटर से अधिक लेंथ की रोड होने पर, हॉलेज रोड होने पर लगाने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम, हॉलेज में जो हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कन्वेयर बेल्ट होती है जिसके संबंध में बेल्ट कन्वेयर
के लिए पूछा है। तो ब्रेकिंग सिस्टम के नाम से यहाँ पर कोई इक्विपमेंट नहीं रहती है सेफ्टी डिवाइस के रूप में, इसलिए आप यहाँ पर नॉट यूज्ड इन बेल्ट कन्वेयर सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम ही देंगे। लेकिन एक चौथी ऑप्शन दी हुई है आपका सिक्वेंशियल ऑपरेशन सिस्टम। सिक्वेंशियल ऑपरेशन सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकती है कि सिक्वेंशियल ऑपरेशन सिस्टम क्या होती है। सिक्वेंशियल ऑपरेशन सिस्टम में ये स्केच पेन उठा लेता हूं। आप जैसे ये जो है बेल्ट कन्वेयर आप सरफेस से जो है इंस्टॉल किए हुए हैं, सरफेस पर है ये आपका बेल्ट कन्वेयर, जिसको आप ये कह रहे हो कि TB1 है, यानी कि ट्रंक बेल्ट नंबर 1 है। तो उसी तरह से जब आप इसके दूसरी जो बेल्ट आप रखते हो जो कि इंक्लाइन में रहती है, इसको आप TB2 कहते हो। उसी तरह से यहाँ पर जो होती है तीसरी बेल्ट, ये होती है क्या चीज, TB3 होती है, ट्रंक बेल्ट 3 होती है। फिर जो है डिस्ट्रिक्ट की बेल्ट होती है। तो जब आप सीक्वेंशियल ऑपरेशन की बात करते हो जो कि एक सेफ्टी डिवाइसेस होती है, जब आप शिफ्ट की शुरुआत की बात करते हो, जहां पर ये फेस अगर है FACE फेस है, तो फेस के पास और ये जो है सरफेस है, तो ये जो बेल्ट ऑपरेशन करने की जो बात होती है, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि कौन सी बेल्ट आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, सीक्वेंशियल ऑपरेशन होनी चाहिए। तो अगर आप शिफ्ट की शुरुआत में जब फेस में कोयला तैयार हो गई है और यहाँ पर LHD जो है कोयला को उठा करके अगर बेल्ट में इसमें डालता है, ये वाली बेल्ट तो चालू है, लेकिन अगर ये बेल्ट नहीं चालू है तो इस केस में क्या होगी, यहाँ कोयले का ढेर हो जाएगा, तो सिस्टम आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो इसलिए स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जो सीक्वेंशियल कंट्रोल होता है, पहले TB1 चालू होगा, TB1 रहेगी फर्स्ट नंबर में, फिर जो है TB2 चालू होगा, TB2 चालू होगा, ये दूसरे नंबर में हो गई। तीसरे नंबर में आपको चालू करना होगा TB3। तो ये आपकी स्टार्टिंग में हो गई। और क्लोजिंग में जब बात करते हैं, स्टार्टिंग में शिफ्ट इंड में यानी कि जब आप जब आप शिफ्ट खत्म करते हो, तो वहां पर बंद पहले क्या होना चाहिए, पहले जो है TB3 बंद होना चाहिए, जस्ट इसका वाइस वर्सा रहेगा। तो ये TB3 पहले बंद होगी, फिर जो है आप TB2 बंद करोगे, फिर जो है आप TB1 बंद करोगे। तो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन जो है मिसमैच नहीं होगा और आराम से ये जो कंट्रोलिंग करने की काम रहती है, इसको ऑपरेशन करने के लिए उसमें जो सेफ्टी डिवाइसेस लगी रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। तो आपने जाना कि क्या होती है सीक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आपने क्वेश्चन 1 का ये ब्रेकिंग सिस्टम को कर लिया है। क्वेश्चन 2 में आते हैं, हु मेक द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, यूज एंड शिफ्टिंग ऑफ द HEMM एंड अंडरग्राउंड मशीनरी। तो वो कौन कोड ऑफ प्रैक्टिस तैयार करते हैं, किसके लिए, अंडरग्राउंड मशीनरी और HEMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, और जो अंडरग्राउंड मशीनरी जो यूज करते हैं लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके प्रैक्टिस के लिए, सुरक्षित क्रियाकलाप के लिए वो कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन तैयार करता है, ये पूछा जा रहा है। जो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, इरेक्शन करेंगे, यूज करेंगे या उसको शिफ्टिंग करेंगे, किसके, HEMM को। तो ऑप्शन ए कहता है मैनेजर, ऑप्शन बी कहता है इंजीनियर, ऑप्शन सी कहता है सेफ्टी कमिटी, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो कोड ऑफ प्रैक्टिस तैयार करने की बात की जाती है, तो यहाँ पर मैनेजर ही होते हैं जो कोड ऑफ प्रैक्टिस को तैयार करते हैं विथ द हेल्प ऑफ अदर पर्संस, बट तैयार करने का काम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सेफ्टी कमेटी की भी रिकमेंडेशन लेंगे, इंजीनियर की भी रिकमेंडेशन लेंगे, लेकिन तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, मैनेजर की रहेगी। तो ऑप्शन ए को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच टाइप ऑफ पंप इज यूज्ड फॉर लो हीट बट मोर डिस्चार्ज, यानी किस प्रकार की पंप, इनमें से किस प्रकार की पंप जो है आप लो हेड का मतलब क्या हुआ कि कम ऊंचाई तक पानी को फेंकना, बट मोर डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ कि पानी की अधिक मात्रा फेंकना। तो पानी की अधिक मात्रा फेंकने वाली कौन सी पंप है, ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो कि इसमें इंपेलर जो रहती है, जो कहा जाता है कि नंबर ऑफ जितने इंपेलर रहेंगे उतना ही ज्यादा हेड बढ़ती है, लेकिन
ये जो प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल पंप का उसको मैं आकर के बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसी तरह से बी नंबर टरबाइन पंप है, सी नंबर रेसिप्रोकेटिंग पंप है, डी नंबर सबमर्सिबल पंप है। तो मैं यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो वर्किंग प्रिंसिपल है जिसमें हेड की अमाउंट और साथ ही जो है आपका जो डिस्चार्ज की बात जो आप करते हो उसमें किस तरीके का रिलेशन होता है जो कि आपसे पूछ सकता है सेंट्रीफ्यूगल पंप जो आप पढ़ते हो इसमें। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक चीज जानो, सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो केसिंग होती है वो इस टाइप की होती है, केसिंग होती है, और जिसको वॉल्यूट केसिंग भी कहते हैं। और इसमें जो है इसकी ग्रेजुअली डायमीटर जो है कम होती जाती है। तो ये सेंटर में जो है कहिए ये जो होता है सर्कुलर होती है ये वाली अंदर की पार्ट, लेकिन ये जो होती है ग्रेजुअली इसकी जो केसिंग होती है आउटर केसिंग वो कम होती जाती है। तो ये बीच में क्या होता है, इनलेट होता है जिसको आई बोलते हैं, आई जिसको इनलेट कहा जाता है, जहां से वाटर जो है घुसती है। और दूसरी चीज की यहाँ पर जो है आपका क्या लगा रहता है, इंपेलर लगे रहते हैं, जो कि इंपेलर तीन प्रकार की होती है। एक होती है रेडियल जो स्ट्रेट डायरेक्शन में रहती है, इस टाइप से रहती है रेडियल, और दूसरी होती है बैकवर्ड, और तीसरी होती है फॉरवर्ड। तो ये जो रोटेशन है, रोटेशन के डायरेक्शन में अगर मुड़ी हुई है तो वो जो है फॉरवर्ड कहलाती है, और रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मुड़ी हुई है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकवर्ड। तो ये हो गई क्या चीज, इंपेलर हो गई, इंपेलर हो गई। और ये जो हो गई क्या हो गई, केसिंग हो गई, केसिंग। तो यहां पर जो आपकी हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रीफ्यूगल पंप का, कि जैसे ही वाटर इसमें इंटर करती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो यहां पर जो वाटर होती है सर्कुलेट की जाती है किसके द्वारा, इंपेलर के द्वारा। और जो उसकी वेलोसिटी एनर्जी होती है, वेलोसिटी जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो कन्वर्ट होती है प्रेशर एनर्जी में, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जितना प्रेशर जनरेट होगी उतना ही हेड जो है बढ़ेगा, जितना प्रेशर जनरेट होगी उतना ही जो है हेड बढ़ेगा। तो यहां पर अगर सिंगल जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है सिंगल इंपेलर अगर सेट रखा हुआ है तो सिंगल इंपेलर से जो ये वेलोसिटी एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी में तो कन्वर्ट होती है लेकिन कम अमाउंट में होती है, जिसके कारण से लो हेड जनरेट होता है और लो हेड जनरेट होता है। परंतु जो क्वांटिटी जो होती है मोर होती है, क्वांटिटी जो होती है अधिक मात्रा में जनरेट होती है। ये इसकी एरिया जो होती है धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती जाती है, एरिया जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसके कारण से ये जो एरिया के चलते जो है उसका प्रेशर एनर्जी में बढ़ोतरी होता है। तो आपने ये जाना कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्वांटिटी जो है अधिक होती है, क्वांटिटी का डिस्चार्ज अधिक होता है परंतु हेड जो है कम रहती है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है जिसमें हम लोग अगर इम्पेलर की संख्या को बढ़ा देते हैं, एक स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज या जितने इम्पेलर रहते हैं उसके नाम से हम उसको जानते हैं कि कितने स्टेज का है। तो मल्टी स्टेजेस जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है वही कहलाती है, लगभग टरबाइन पंप का शेप ले लेती है, जिसमें 7 से 8 अगर स्टेजेस हैं तो वो जो है 7 to 8 टाइम्स हाई हेड इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही जो है उसका प्रेशर कम होते जाता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये रेसिप्रोकेटिंग प्रिंसिपल पर निर्भर करती है, टू एंड फ्रो मोशन के द्वारा जो है ये पानी को फेंकने का काम करती है। सबमर्सिबल पंप हाई हेड के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में आप लो हेड और मोर डिस्चार्ज के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ सिम्फन्स।
सिफन्स का यूज आप लोग क्यों करते हो? तो सिफन्स जो होती है, ये मान के चलो कि जब हायर लेवल, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हायर लेवल ऑफ वाटर को पाइप के थ्रू अगर आप लोअर लेवल में कंटेनर में डालना चाह रहे हो, तो ये जो इक्विपमेंट आपको यानी पाइप जो आप इस्तेमाल करते हो, यही कहलाती है सिफन्स, जो हायर लेवल ऑफ वाटर को लोअर लेवल ऑफ कंटेनर में डिस्चार्ज करने का काम करती है, जिसको आप जब इसमें सक करते हो तो ये यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होती है, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होती है, वैक्यूम तो नहीं होती क्रिएट, लेकिन यहाँ पर कम प्रेशर जनरेट होती है। कम प्रेशर जनरेट होने के चलते जो है यहाँ अधिक प्रेशर वाली पार्ट से जो लिक्विड है वो फ्लो होकर के लोअर प्रेशर की जगह पर पहुंच जाती है। तो आपने ये देखा कि सिफन्स क्या होती है, और इसके संबंध में पूछ रहा है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो फ्लो लिक्विड फ्रॉम हायर लेवल टू दी लोअर लेवल, हायर लेवल से लोअर लेवल में ही करते हैं। ऑप्शन ए को टिक लगाइएगा। फ्लो लिक्विड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल नहीं करते हैं। बोथ 1 and 2 तो नहीं होगी, नन ऑफ दिस तो नहीं होगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइसेस इज नॉट यूज्ड इन डायरेक्ट रो फॉलेज। तो डायरेक्ट रो फॉलेज में इसमें से कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस यूज नहीं होती है? स्टॉप ब्लॉक विथ रनवे स्विच, ये तो होती ही है, जो इंटरकपल्ड रहती है। दूसरा होता है ड्रॉप वार्विक, जो कि यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए इसको इस्तेमाल की जाती है रोकने के लिए। तो ड्रॉप वार्विक भी डायरेक्ट रो फॉलेज में होती है। मंकी कैच जिसको हम लोग बैक कैच भी कहते हैं, जो कि इंडलेस रो फॉलेज में यूज होती है, जिसका हम यहाँ पर आंसर के रूप में सी को टिक लगाएंगे। डायरेक्ट रो फॉलेज में इसका उपयोग नहीं करती है। टब रीडर, जो कि 250 मीटर के इंटरवल पर इसको रखी जाती है। जब ड्रिल्ड टब जो चक्का होता है वो पाथ से जब गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए टब रिलेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो 250 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है आप डायरेक्ट रो फॉलेज के कुछ सेफ्टी डिवाइसेस, जिसमें से मंकी कैच जो है सेफ्टी डिवाइसेस नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्ट होना चाहिए। मैं इसकी स्पेलिंग को थोड़ी करेक्ट कर देता हूं। ये रहा प्रोटेक्ट द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द लूज, यानी कि लूज के बैकवर्ड मूवमेंट के लिए आप यहाँ पर कौन सी जो डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, उसका इस्तेमाल आप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ लूज। लूज मतलब क्या हो गई? सेट ऑफ टब्स, जो कि आप ट्रेन देखते होंगे, तो ट्रेन जो होती है कई बोगियों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि कई उसमें ट्रेन लगे रहते हैं, बोगी लगे रहते हैं। उसी तरह से अंडरग्राउंड माइंस में जो नंबर ऑफ टब का एक कॉम्बिनेशन होता है उसको लूज कहते हैं आप। तो बैकवर्ड मूवमेंट के लिए उसमें कौन सी जो लूज होती है वो जो है आप इस्तेमाल करते हो। Which of the following safety devices used for the protect the backward movement of loose? लूज को बैकवर्ड मूवमेंट को से होने से रोकने के लिए क्या आप सेफ्टी डिवाइस इस्तेमाल करते हो? जॉर्ज रेल क्या होती है? पूरे पाथ की लंबाई में कहीं पर एक जगह पर जिगजैग मोशन में ट्रैक जो है तैयार की गई रहती है, और ये जो जिगजैग मोशन होती है अनकंट्रोल्ड वे में अगर लूज जो है भाग रही है तो उसको वहां पर क्या कर देती है? गिरा देती है। जो ऑपरेटर होते हैं ऐसे जॉर्ज रेल के पास स्लो मोशन में लूज को पार होने देते हैं। तो ये एक सेफ्टी डिवाइसेस है जो कि आपको फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। बी नंबर स्टॉप ब्लॉक जो फेस के पास जहां एंड हुई रहती है ब्रांच लाइन या लाइन हमारा, तो वहां पर स्टॉप ब्लॉक देते हैं, या पिट टॉप के ऊपर जो है हम लोग देते हैं, जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए ही इसको रोकने का काम करती है स्टॉप ब्लॉक सेफ्टी डिवाइस, इसलिए ये बैकवर्ड मूवमेंट के लिए नहीं हो सकती। चेक रेल क्या होता है? जो कर्व होती है पाथ, यानी कि जहां पर पिलर में कॉर्नर में आप ब्रांच लाइन प्रोवाइड करते हो, तो वो आउटवर्ड में यानी कि बाहर की ओर डिरेल्ड ना हो जाए, गिर ना जाए टब, इसके लिए आप रेल के साथ एक अलग सा रेल बैठाते हो जिसको चेक रेल कहते हैं। तो वो एक आउटवर्ड्स डिरेलमेंट को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बैकवर्ड मूवमेंट के लिए जो है नन ऑफ द एबव होगी।
तो नन ऑफ द एबव ही बैकवर्ड मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे बैकवर्ड मूवमेंट के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, आप जान सकते हैं कि जो हमारा बैक स्टे होता है, जिसको पहलवान भी आप कहते हो, लूस के अंतिम टब के साथ उसको लगा दी जाती है, और वो जो है जब भी रस्सा टूट जाती है या कोई कपल जो दो टब क्या वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो किसी कारण से डिटैच्ड हो जाती है और अनकंट्रोल्ड वे में भागने लगती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो तब जो है ये जो अपना बैक स्टे है, ड्रैग है, ये उसको रोक देती है और वहीं पर टब को गिरा देती है। तो ये इस तरह से हॉलेज लाइन में काम करते हुए जो मेंटेनेंस गैंग होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और उनको कोई डैमेज या चोट लगने की संभावना नहीं रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, क्या कहता है, जिग पुली इज यूज्ड इन विच हॉलेज। जिग पुली का उपयोग किस हॉलेज में किया जाता है? तो ए नंबर डायरेक्ट हॉलेज में, बी नंबर ग्रेविटी हॉलेज में, सी नंबर मेन एंड टेल हॉलेज में, ई नंबर इंडलेस हॉलेज में। तो जिग पुली, जितने भी पुली आपको दी हुई है, जो आपका ईएमटी है, ईएमटी यानी कि एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, डीजी देशमुख की जो बुक है 3rd वॉल्यूम, उसमें आपको पुली के संबंध में दिया हुआ था। जिग पुली का उपयोग हम लोग ग्रेविटी हॉलेज में करते हैं। डायरेक्ट हॉलेज में तो हमारा एक ड्रम ही रहता है जो मोटर के साथ कनेक्टेड होती है, जो मेन ड्रम के रूप में जानते हैं। मेन एंड टेल हॉलेज जो होती है उसमें पुली तो इस्तेमाल होती है, लेकिन वो जो है बॉटम मोस्ट में रहती है। और इंडलेस हॉलेज में जो पुली इस्तेमाल होती है, जिसको आप क्लिफ्टन पुली कहते हो, तो वो इंडलेस हॉलेज में इस्तेमाल होती है। तो ये आप जिग पुली के लिए ग्रेविटी हॉलेज बी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए क्या कहता है, ड्यूरिंग मंथली एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट फिटिंग, यानी शाफ्ट फिटिंग का जब आप मंथली एग्जामिनेशन करते हो, महीना में एक बार करते हो, तो एंड वाइंडिंग इक्विपमेंट, उसके साथ ही जो वाइंडिंग इक्विपमेंट का आप मंथली में एक बार जो एग्जामिनेशन करते हो, द वाइंडिंग रोप पासिंग एट ए स्पीड नॉट मोर देन, तो वाइंडिंग रोप को कितना मीटर पास करके आप उसको चेक करने का काम करोगे महीने में जब एक बार करते हो। तो ऑप्शन ए कहता है 1 मीटर पर सेकंड, बी कहता है 1.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी कहता है 0.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी कहता है नन, एनी ऑफ दिस, यानी ऊपर में से कोई भी। तो आप इस संबंध में जो कोल माइंस रेगुलेशन 88 ऑफ सीएमआर 2017 है, उसमें आपको ये बताया गया है कि जब मंथली आप इंस्पेक्शन करते हो तो जो रोप की स्पीड अधिकतम होनी चाहिए वो 0.5 मीटर यानी हाफ मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब आप उसका इंस्पेक्शन करोगे। उसी तरह से वीकली जब एग्जामिनेशन करना होगा तो 1 मीटर पर सेकंड से अधिक स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन सी दोगे जो कि 0.5 मीटर पर सेकंड है, जिसमें आप उस रोप के अंदर वियर, टियर, क्रैक और अन्य चीजों की जांच करते हो कि कोई उसकी स्ट्रेंथ में कमी तो नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द होल ऑफ द डिटेचिंग हुक, यानी कि जो डिटेचिंग हुक का सेंट्रल में बनी हुई होल रहती है उसके, और एंड द बेल प्लेट शैल बी नॉट लेस देन, और बेल प्लेट के बीच की जो दूरी होती है वो फॉर गियर्ड इंजन के लिए कितनी होनी चाहिए, एंड 10 मीटर फॉर द डायरेक्ट ड्रिवन इंजन के लिए कितनी होनी चाहिए व्हेन केज इज एट द पीट बॉटम। पीट टॉप की बात करते हैं, तो मैं इसको पिक्चर के द्वारा मेरे वीडियो में कई बार इसकी दर्शाई गई है, बताया गया है, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि जो वाइंडिंग शाफ्ट होती है, सस्पेंशन गियर होती है, सस्पेंशन गियर के सबसे टॉप में जो है एक बेल प्लेट लगा रहता है, प्लेट लगी रहती है जिसमें होल बना होता है। तो उसमें जो है हम लोग ये कहते हैं कि उसकी गियर्ड इंजन के लिए 1.8 मीटर होने चाहिए, और जो अपना डायरेक्ट ड्रिवन इंजन होता है उसके लिए 3.6 मीटर होनी चाहिए, 3.6 से अधिक कम नहीं होनी चाहिए। तो अपन यहीं पर